हेलो फ्रेंड आशा करते हैं आप अपनी पढ़ाई पेपर 2 की परीक्षा के लिए युद्ध स्तर पर कर रहे होंगे। आप ये कभी भी ना सोचें कि यदि आपका मार्क्स 180 या 190 आ रहा है तब आपको थोड़ी ही मेहनत करनी है। किंतु फ्रेंड ऐसे कई सारे रिपोर्ट्स हैं जिनके पास 180 190 मार्क्स रहने के बावजूद भी उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है। वजह यही रहा कि पेपर 2 में उन्होंने कम ध्यान दिया है, यही सोच करके कि मेरे पास तो मार्क्स काफ़ी अच्छे हैं, हम थोड़ी सी भी मेहनत करेंगे तो मेरा फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अनलकीली, दुर्भाग्य से उनका मार्क्स कितना आया पेपर 2 में 75 70 80 मार्क्स तक ही वे ला पाए और इस तरह से हाथ में आया हुआ नौकरी उन्हें नहीं मिल पाई। इसलिए फ्रेंड, यदि आपके पास बहुत ही अच्छा मार्क्स है तो कभी भी आपको भूलना नहीं है, कभी भी आपको यह नहीं सोचना है कि मुझे कम ही मेहनत करने हैं और मैं परीक्षा में पास हो जाऊंगा और फाइनल सिलेक्शन मेरा हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, काफ़ी युद्ध स्तर पर अपन पे पढ़ाई को जारी रखें और जब तक आप सिकंदर नहीं बन जाते हैं तब तक आप कभी भी खुद को विजेता मत समझिए। ओके फ्रेंड, हम लोग आज के इस वीडियो सेशन में एक अनुच्छेद लेंगे। जैसा कि आप एक अनुच्छेद आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यह हिंदी में है, इसका हमें अंग्रेज़ी में अनुवाद करना है। अनुवाद करने के क्रम में जितने भी कॉम्प्लिकेशंस हम लोगों के पास आएंगे सारे तरह को हम लोगों को सक्सेसफुली डील करना है और डील भी कर पाएंगे हम लोग। ओके फ्रेंड, आगे बढ़ने से पहले एक कॉमन सा प्रश्न आपसे साझा करना चाहते हैं। कई सारे अभ्यर्थी ऐसा मुझसे पूछे हैं कि सर, अनुवाद करने के क्रम में यदि कोई भी शब्द का पर्याय टारगेट लैंग्वेज में नहीं मिल पा रहा है, ऐसी स्थिति में वो क्या करेंगे? क्या उस जगह पे जिसका पर्याय यूज़ करना है उसके जगह पर क्या हम एक ब्लैंक छोड़ देंगे या क्या करेंगे ऐसी स्थिति में? फ्रेंड, सबसे पहली बात है आपको याद रखना है कि कभी भी आपको ब्लैंक नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये सबसे बुरा प्रभाव डालेगा। ठीक है, आपका अंक अर्जन में यह बुरा प्रभाव डालेगा। आपको क्या करना है कि यदि आपको टारगेट लैंग्वेज में शब्द पर्याय नहीं मालूम आ रहा है तब आपको भाव तो पता है ना। आप जब अनुवाद कर रहे होते हैं तब दिए गए अनुच्छेद का आपको भाव का पता रहता है, तभी आप अनुवाद कर रहे होते हैं। आपको पढ़ने के ही क्रम में समझ में आ जाएगा कि जो शब्द का प्रयोग हुआ है सोर्स लैंग्वेज में उसका टोन क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो उसके टोन को समझते हुए आपको भाव अनुवाद कर देना है। ठीक है, इसलिए भावानुवाद ऐसी स्थिति में बेस्ट ऑप्शन होता है। चाहे आप अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद कर रहे हो, चाहे हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद कर रहे हो। फ्रेंड, अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद करना थोड़ा आसान होता है। क्यों होता है? क्योंकि इस तरह की समस्या उसमें जनरली नहीं देखने के लिए मिलती है कि आपको अगर शब्द पर्याय नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सा शब्द पर्याय हम लोग देंगे, तब ऐसी स्थिति में जो अंग्रेजी में शब्द का यूज़ हुआ है, प्रयुक्त हुआ है, वही शब्द को आपको देवनागरी में लिख डालना है। जैसे कि मान लीजिए डेविल आया, ठीक है, आपको इसका अर्थ नहीं मालूम है हिंदी में, तब ऐसी स्थिति में आप इसे देवनागरी लिपि में लिख डालिए। तब एग्जामिनर ऐसा सोच सकते हैं कि शायद अभ्यर्थी के पास इसका शब्द पर्याय नहीं था इसलिए ऐसा लिख दिए, है ना। लेकिन भाव अगर सही निकल रहा है तो ऑब्वियसली आपको वहाँ पर अंक नहीं काटे जाएंगे, जैसा कि मेरा अनुभव कहता है। ठीक है, तो ये तो हो गया जस्ट ना के बदले में कुछ हाँ। लेकिन फ्रेंड, कभी भी आप ब्लैंक ना छोड़ें, क्योंकि यह बहुत ही ख़राब इम्प्रेशन डाल सकता है। ओके, तो फ्रेंड इसे आप याद रखेंगे। अब फ्रेंड, हम लोग एक एक सेंटेंस को देखते हैं और उसका हम लोग अनुवाद करना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला जो सेंटेंस है इस अनुच्छेद का वह है, दीपों का पर्व कहा जाने वाला दिवाली या दीपावली की शुरुआत भारत में हुई, जिसे हिंदू ही नहीं अपितु सिख और जैन भी प्रतिवर्ष अक्टूबर और नवंबर महीने के मध्य बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। फ्रेंड, आपको ध्यान में रखना है सेंटेंस की प्रकृति। सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में है, क्योंकि अधिकांश छात्र जिनका इवैल्यूएशन मेरे पास आ रहा है उनको दिक्कत होती है कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य को पहचानने में, पहचान ही नहीं पाते हैं। जब आप पहचान नहीं पाते हैं तब ऐसी स्थिति में आपका अनुवाद भी गलत हो जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड आपको पता लगाना है कि सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में। हम लोग देखते हैं
है ना। उदाहरण से दीपों का पर्व कहा जाने वाला, देखिएगा कहा जाने वाला ये जो सेंटेंस है, ये जो सेंटेंस नहीं है, यह जो फ्रेज है ना, ये जो फ्रेज है यह पैसिव वॉइस में है ना। दीपों का पर्व कहा जाने वाला को हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में, नोन कहते हैं, नोन एज, ओके, या कॉल्ड भी आप कह सकते हैं, नोन एज द फेस्टिवल ऑफ लैम्प्स, इसका हम लोगों ने ट्रांसलेशन कर दिया, ठीक है। क्योंकि ये जो है, जो पार्ट आप देख पा रहे हैं, ये आपका जो मेन जो पार्ट है सेंटेंस का, उसका इससे ज़्यादा लेना देना नहीं है, ठीक है। आपने इसका अलग से यहाँ पे ट्रांसलेशन कर दिया और इसका दायरा यहीं तक है, नोन एज द फेस्टिवल ऑफ लैम्प्स। इसके बाद फिर आपका मेन जो ट्रांसलेशन का दिक्कत है यहाँ से शुरू होता है कि आपको पता है कि नहीं कि वर्ब कौन सा है, कौन सा वर्ब, वो भी फाइनाइट वर्ब। फ्रेंड, फाइनाइट वर्ब के बारे में हमने वीडियो सेशन में, कई सारे वीडियो सेशन में बताया है। फाइनाइट वर्ब का जानना, उसकी पहचान करना अति आवश्यक है। कोई भी सेंटेंस तब तक ग्रामेटिकली सही नहीं हो सकता है जब तक उसमें फाइनाइट वर्ब का प्रयोग न किया जाए, ठीक है, अंग्रेजी में। इसलिए फ्रेंड, अब फाइनाइट वर्ब का जानना बहुत ज़रूरी है, फाइनाइट वर्ब की पहचान करना ज़रूरी है। फाइनाइट वर्ब ऐसे वर्ब को कहते हैं जो सेंटेंस के सब्जेक्ट और पर्सन के अनुसार बदल जाते हैं। फाइनाइट वर्ब उस वर्ब को कहते हैं जो सेंटेंस में टेंस को बताता है। तो यहाँ पर ये बताइएगा, कहा जाने वाला ये भी तो एक तरह का वर्ब है ना, तो क्या ये टेंस को बतला रहा है, क्या ये प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस या फ्यूचर टेंस को बतलाता है, नहीं बतलाता है ना। तो कौन बतलाता है, भारत में हुई, देखिएगा शुरुआत हुई, ये वर्ब है ना, यहाँ पर शुरुआत हुई। किसी भी वर्ब के अंत में या ये ई रहे, जैसे वह खाया तो ही एट कहेंगे, है ना। वे लोग आए तो दे केम कहेंगे। तो क्या यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर, या ये के लिए हम लोग वी2 वर्ब का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तब ये शुरुआत हुई के लिए हम लोग यहाँ पर स्टार्टेड शब्द का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब क्या करना है, इसका सब्जेक्ट को खोजना है। शुरुआत हुई, क्या शुरुआत हुई, है ना, दिवाली और दीपावली की शुरुआत हुई, ठीक है। तब कहेंगे कि दिवाली, नोन एज द फेस्टिवल ऑफ लैम्प्स, दिवाली, ये हमारा सब्जेक्ट है, दिवाली, और दीपावली, ओके, स्टार्टेड, वी2 फॉर्म देना है, सेंटेंस एक्टिव वॉइस में की गई रहता, शुरुआत की गई रहता, तब ये पैसिव वॉइस में चला जाता सेंटेंस, ये खुद हुई है, ठीक है। इस कारण से यहाँ पर सिंपली वी2 फॉर्म का यूज़ करेंगे। दिवाली और दीपावली स्टार्टेड, और फिर अदर वर्ड्स में आ जाता है भारत में, इन इंडिया, ठीक है। यहाँ पर आ रहा है जिसे किसके लिए आया हुआ है, आपको ध्यान रखना है कि जिसे मतलब दिवाली या दीपावली को। और देखिएगा यहाँ पर जिसे अगर हम लोग विच यहाँ पर लगा देते हैं, तो आप प्रोनाउन के चैप्टर में पढ़े होंगे कि अगर विच लगाते हैं तो विच के पहले वाला जो वर्ड रहता है वो एंटीसीडेंट कहलाता है और इसको वो क्वालिफाई करना शुरू कर देता है, ठीक है। जबकि विच किसके लिए आना चाहिए, दीपावली या दिवाली के लिए आना चाहिए, है ना। लेकिन इसके जस्ट पहले एंटीसीडेंट इंडिया आ रहा है, तो इंडिया को सेलिब्रेट करने की बात यहाँ पर हो जाएगी, है ना, जो कि गलत हो जाएगा। तब क्या करेंगे कि इसका दायरा हम लोग यहीं पर तक सीमित करेंगे और इधर वाला जो सेंटेंस है इसको हम लोग अलग से डील करेंगे, ठीक है। हिंदू ही नहीं अपितु सिख और जैन भी प्रतिवर्ष अक्टूबर और नवंबर महीने के मध्य बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। देखिएगा यहाँ पर मनाते हैं, ये फाइनाइट वर्ब आ रहा है, मनाते हैं का ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, सेलिब्रेट हो जाएगा, ठीक है। मनाते हैं, कौन मनाते हैं, हिंदू ही नहीं अपितु सिख और जैन भी, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। कौन से आप सब्जेक्ट का पता आसानी से लगा सकते हैं। तो फ्रेंड क्या हो गया, आपको जानना है कि नॉट ओनली, है ना, नॉट ओनली हिंदूज बट ऑल्सो सिख्स एंड जैन्स मनाते हैं, सेलिब्रेट, ठीक है,
सेलिब्रेट किसको सेलिब्रेट करते हैं, यह एक ट्रांजिटिव वर्ब है, इसीलिए एक ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा। और ऑब्जेक्ट क्या, दीपावली के लिए आया हुआ है, तो दीपावली के लिए हम लोग एक बार तो नाउन यूज़ कर लिए, तो उसका हमें प्रोनाउन का यूज़ करना पड़ेगा। जैन्स सेलिब्रेट इट, यहाँ पर इट लगा लिया, ठीक है। एंड जैन्स सेलिब्रेट इट, अब इसको मनाते हैं, कैसे मनाते हैं, ये एडवर्ब ऑफ मैनर कौन आ रहा है, धूमधाम से मनाते, बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। सेलिब्रेट इट विथ पॉम्प एंड शो, ये इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, विथ पॉम्प एंड शो, शो, ठीक है। कब मनाते हैं, प्रति वर्ष अक्टूबर और नवंबर के मध्य, बिटवीन अक्टूबर एंड नवंबर, अक्टूबर एंड नवंबर। अब क्या है, प्रतिवर्ष, अक्टूबर एंड नवंबर एवरी ईयर, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर हम लोग पहला सेंटेंस का ट्रांसलेशन कर लिए, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस का ट्रांसलेशन करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस का ट्रांसलेशन क्या है, कई लोग दिवाली के दिन को धन समृद्धि की देवी कही जाने वाली लक्ष्मी की पूजा अर्चना करते हैं। फिर यहाँ पर हम लोग वर्ब को खोजेंगे, यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं, ठीक है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, ओके। पूजा अर्चना करते हैं का ट्रांसलेशन क्या होगा, वर्शिप हो जाएगा। पूजा अर्चना करते हैं, अब इससे प्रश्न करना है कौन से, और कौन से प्रश्न करेंगे तब आपका सब्जेक्ट निकल आएगा। पूजा अर्चना करते हैं कौन, कई लोग, ठीक है, तब क्या हो जाएगा, मेनी पीपल, इस तरह से लगाइए, मेनी पीपल। अब अर्चना करते हैं, वर्शिप, है ना, वर्शिप करते हैं, बहुत सारे लोग अब पूजा अर्चना करते हैं। किसकी पूजा अर्चना करते हैं, आपको एक ऑब्जेक्ट देना है, तो ऑब्वियसली लक्ष्मी की पूजा अर्चना करते हैं, तो मेनी पीपल वर्शिप लक्ष्मी, लक्ष्मी। और फिर इधर देखिएगा, धन समृद्धि की देवी कही जाने वाली लक्ष्मी, हु इज कॉल्ड द गॉडेस ऑफ धन समृद्धि का के लिए हम लोग कौन सा अंग्रेजी पर्याय देंगे, प्रॉस्पेरिटी, ठीक है, प्रॉस्पेरिटी। अब कई लोग दिवाली के दिन को, प्रॉस्पेरिटी ऑन दिवाली, एक्सेस में ऑन दिवाली, ठीक है। ये जो ऑन दिवाली है आप यहाँ पर भी रख सकते हैं, मेनी पीपल वर्शिप लक्ष्मी हु इज़ कॉल्ड द गॉडेस ऑफ प्रॉस्पेरिटी ऑन दिवाली, नहीं तो ऑन दिवाली मेनी पीपल वर्शिप लक्ष्मी हु इज़ कॉल्ड द गॉडेस ऑफ प्रॉस्पेरिटी। आप इस तरह से इसका अनुवाद कर सकते हैं। इसके बाद का सेंटेंस क्या है, उनका आह्वान करते हैं ताकि उनके घर में धन धान्य की वर्षा हमेशा होती रहे, ठीक है। उनका आह्वान, आह्वान का ट्रांसलेशन क्या होता है, इवोक होता है। आह्वान करते हैं उनका, तब कौन करते हैं, ऑब्वियसली यही लोग करते हैं। यही लोगों के लिए हम लोग प्रोनाउन क्या डालेंगे, दे लगाएंगे, दे इवोक, ठीक है। आह्वान करते हैं, दे इवोक हर, उनका किसके लिए आया हुआ है, गॉडेस लक्ष्मी के लिए आया हुआ है, इसलिए हर यहाँ पर यूज़ किया गया है, दे इवोक हर। अब इसके बाद है ताकि के लिए इंग्लिश क्या देंगे, सो दैट, ठीक है। उनके घर में धन धान्य की वर्षा हमेशा होती रहे, सो दैट वर्षा होती रहे, क्या किस चीज़ की वर्षा होती रहे, तो धन धान्य की, प्रॉस्पेरिटी, है ना, प्रॉस्पेरिटी यहाँ पर लिखेंगे, सो दैट प्रॉस्पेरिटी। अब सो दैट के लिए हम लोग एक मॉडल का यूज़ करेंगे, मे, शावर, वर्षा को हम लोग यहाँ शावर, रेन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। शावर का हम लोग अलंकारिक प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि उनको आशीर्वाद का अंबार मिला उनके बर्थडे पे, ठीक है, तब कहेंगे कि ही गॉट अ शावर ऑफ ब्लेसिंग्स ऑन हिज बर्थडे। तो इस शब्द का हम लोग अलंकारिक प्रयोग कर सकते हैं, इसलिए शावर का प्रयोग आप यहाँ पर करें, ठीक है। सो दैट प्रॉस्पेरिटी में शावर उनके घर पर, है ना, उन पर सीधा सीधी यहाँ पर उनके घर में, है ना, उनके घर में शावर ऑन देयर होम्स में शावर ऑन देयर होम्स, और हमेशा होती रहे, ठीक है, में शावर ऑन देयर होम्स फॉर एवर, ठीक है, हमेशा के लिए हो वहाँ पर,
ओके, तब इस तरह से इसका आपने ट्रांसलेशन किया। एक बार और हम लोग पढ़ लेते हैं। दे इवोक हर सो दैट प्रॉस्पेरिटी मे ऑलवेज, ये जो है ना फॉरएवर आप यहाँ से हटा करके आप यहाँ पर सीधा सीधी ऑलवेज कर दीजिए, मे ऑलवेज अ शावर ऑन देयर होम्स। ठीक है, इसको हटा दीजिए, थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा है यहाँ पर। ओके, तब इस तरह से आपने इसका भी ट्रांसलेशन कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस का ट्रांसलेशन करेंगे। यह अच्छाई का बुराई पर जीत का पर्व है। ठीक है, यह है ना, है कौन, यह मतलब इट लगाएंगे, और इट इज़ अच्छाई पर बुराई, अच्छाई का बुराई पर जीत का पर्व है। इट इज़ द फेस्टिवल ऑफ विक्ट्री, इट इज़ द फेस्टिवल ऑफ विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल्स। ठीक है, इस तरह से आप इसका भी ट्रांसलेशन कर लिया। नेक्स्ट जो सेंटेंस है, उत्तर भारत में हिंदू यह पर्व श्री राम के दानवों के राजा रावण को पराजित कर उनके अयोध्या गमन की खुशी पर मनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर मनाते हैं वर्ब हो गया, मनाते हैं, कौन मनाते हैं, उत्तर भारत में हिंदू। ठीक है, ये सब्जेक्ट निकल करके आ गया और ये वर्ब निकल करके आ गया, है ना। तब हम लोग इसका ट्रांसलेशन क्या करेंगे, इन नॉर्थ, उत्तर भारत में, इन नॉर्थ इंडिया, इंडिया हिंदू मनाते हैं, हिंदू ना, हिंदूज, हिंदूज सेलिब्रेट, सेलिब्रेट, है ना, सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल, सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल, है ना, इस पर्व को मनाते हैं। दानवों पर्व श्री राम का दानवों के राजा रावण को पराजित कर उनके अयोध्या गमन की खुशी पर। ठीक है, सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल विथ हैप्पीनेस, खुशी पूर्वक मनाते हैं ना, विथ हैप्पीनेस, हैप्पीनेस ऑन दी, आगमन पर है ना, अयोध्या के गमन, है ना, ऑन दी अराइवल ऑफ, किन के आगमन पर, श्री राम के आगमन पर, है ना, ऑन द अराइवल ऑफ लॉर्ड रामा, रामा, है ना। और राम कब लौटे, दानवों के राजा रावण को पराजित करने के बाद। ठीक है, ऑन द अराइवल ऑफ लॉर्ड रामा, रामा आफ्टर he had defeated the demon king रावण, डेमन किंग रावण। ओके, तब इस तरह से आपका यहाँ पर ट्रांसलेशन बना। ओके, अब फ्रेंड हम लोग आगे का ट्रांसलेशन देखते हैं। अगला ट्रांसलेशन हम लोगों का क्या है, बंगाल प्रांत में इस दिन लोग बुरी ताकतों की देवी कहे जाने वाली काली की पूजा अर्चना करते हैं। ठीक है, फिर पूजा अर्चना यहाँ पर आ रहा है तो वर्शिप हो जाएगा। पूजा अर्चना करते हैं, कौन करते हैं, बंगाल प्रांत में इस दिन लोग करते हैं। ठीक है, बंगाल प्रांत में ये हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस है, इसलिए आप इसको शुरू में लिख करके इससे हम लोग छुटकारा पाएंगे। ठीक है, बंगाल प्रांत में, इन बंगाल रीजन्स आप लिखिए, इन बंगाल रीजन्स क्या है, लोग, पीपल वर्शिप। देखिए, पूजा अर्चना करते हैं, सब्जेक्ट हमने डाल दिया, अब इसके बाद वर्ब रखना है। पूजा अर्चना करते हैं, पीपल वर्शिप, किन की पूजा करते हैं, वर्शिप काली। ठीक है, वर्शिप काली हु, अब देखिएगा, बुरी ताकतों की देवी कहे जाने वाली, हु इज कॉल्ड दी गॉडेस ऑफ एविल फोर्सेस, है ना, हु इज कॉल्ड दी गॉडेस ऑफ एविल फोर्सेस। अब इस दिन, ठीक है, बंगाल प्रांत में इस दिन, तो इन बंगाल रीजन्स पीपल वर्शिप काली हु इज कॉल्ड दी गॉडेस ऑफ एविल फोर्सेस ऑन दिस डे।
ऑन दिस डे आप यहाँ पर लगा करके इस तरह से आप इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। ये ऑन दिस डे है, आप क्या करें, इन बंगाल रीजन्स ऑन दिस डे यहाँ पर भी आप लगा सकते हैं। इतना हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेपाल में यह पर्व भगवान कृष्ण के द्वारा दुष्ट नारकासुर पर विजय पाने पर मनाते हैं। ठीक है, नेपाल में मनाते हैं। कौन मनाते हैं? पीपल मनाते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पर तो पीपल तो नहीं हुआ दिया हुआ, लेकिन फिर भी आपको डालना है पीपल को। ठीक है, नेपाल में। तो इन नेपाल आपको लिखना है, इन नेपाल पीपल मनाते हैं। पीपल सेलिब्रेट इट ऑन दी, अब क्या है कि पर मनाते हैं, विजय पाने पर मनाते हैं, ऑन दी विक्ट्री ऑफ लॉर्ड कृष्णा। लॉर्ड कृष्णा का विक्ट्री देना है, लॉर्ड कृष्णा ओवर। यहाँ पर दुष्ट का ट्रांसलेशन क्या देंगे? दुष्ट का आप अंग्रेजी पर्याय क्या देंगे? विकेड लगाएंगे आप यहाँ पर। ठीक है, ओवर विकेड नारकासुर। इस तरह से आपका यहाँ पर ट्रांसलेशन बना। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको किसी भी तरह से कोई दिक्कत का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। बस जैसा मैं कर रहा हूँ उसी तरह से आपको भी करते चला जाना है, उसी तरह का टेक्निक आपको यूज़ करना है। इसके बाद फिर यहाँ देखिएगा, इस दिन हर घर में बनाई जाने वाली सुंदर रंगोली का कहना ही क्या। ठीक है, ये एक एक्सप्रेशन है, कहना ही क्या। नथिंग टू स्पीक, नथिंग या नॉट आप लगा सकते हैं। ठीक है, नॉट टू स्पीक, इसका हमने अंग्रेजी में एक्सप्रेशन दे दिया। ठीक है, नथिंग टू स्पीक ऑफ ब्यूटीफुल रंगोलीज। यहाँ पर देखिए सुंदर रंगोलीज है। नथिंग टू स्पीक ऑफ ब्यूटीफुल रंगोलीज इस दिन हर घर में बनाई जाने वाली सुंदर रंगोली, ब्यूटीफुल रंगोलीज मेड ऑन एवरी हाउस ऑन दिस डे। ठीक है, यह एक एक्सप्रेशन है, इसलिए एक्सक्लेमेशन मार्क आप दे सकते हैं। क्या हो गया सेंटेंस? नॉट टू स्पीक ऑफ, नहीं तो नथिंग टू स्पीक ऑफ ब्यूटीफुल रंगोलीज मेड ऑन एवरी हाउस ऑन दिस डे। ओके, तब इसका भी ट्रांसलेशन यहाँ पर हम लोगों का बन गया। अब फ्रेंड नेक्स्ट ट्रांसलेशन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट जो सेंटेंस वह है, लोग इसे अपने गृह प्रवेश द्वार पर देवी देवताओं का स्वागत हेतु बनाते हैं। ठीक है, ताकि क्या है, एक कंजंक्शन आ रहा है, तो सबसे पहले हम लोग इतना का ही ट्रांसलेशन कर लेते हैं। लोग इसे अपने गृह प्रवेश द्वार पर देवी देवताओं का स्वागत हेतु बनाते हैं। देखिएगा, अब बनाते हैं, किसको बनाते हैं? ऑब्वियसली इसको बनाते हैं, है ना, अपने गृह द्वार पर इसे बनाते हैं। तब कहेंगे कि इसे अर्थात रंगोलीज, है ना, तो दीज आर मेड, बनाते हैं, दीज आर मेड बाय पीपल, है ना। नहीं तो फिर आप इसे क्या करिए कि इसको आप एक्टिव वॉइस में कर दीजिए। ठीक है, पीपल लगा दीजिए, पीपल मेक दीज एट देयर हाउस एंट्रेंसेस, गृह द्वार पर। ठीक है, हाउस एंट्रेंसेस। तो ये हो गया यहाँ पर कि बनाते हैं, है ना, लोग इसे अपने गृह प्रवेश द्वार पर बनाते हैं, देवी देवताओं को स्वागत हेतु बनाते हैं। अब क्या है, क्यों बनाते हैं? देवी देवताओं का स्वागत हेतु बनाते हैं। तब आप इस तरह से लिख दीजिएगा, पीपल मेक दीज एट देयर हाउस एंट्रेंसेस टू वेलकम गॉड्स एंड गॉडेसेस। ठीक है, इस तरह से आपका इसका भी ट्रांसलेशन हो गया, ताकि उनके जीवन में हमेशा आनंद रहे। अब ताकि के लिए आपको आगे बढ़ना है कि ताकि so that
happiness 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 may be there in their lives ठीक है। तो फ्रेंड इसका भी हम लोगों ने इस तरह से ट्रांसलेशन किया। अब फ्रेंड जो लास्ट सेंटेंस है हम लोगों का इस अनुच्छेद का वह है क्या, आज के दिन भगवान राम के जन्मभूमि अयोध्या को अलौकिक तरीके से सजाया जाता है। देखिएगा, सजाया जाता है, ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में जा रहा है, तब क्या हो जाएगा, इज डेकोरेटेड। अब सजाया जाता है किसको, आज के दिन भगवान राम के जन्मभूमि अयोध्या को, ठीक है। तब कहेंगे आज के दिन मतलब ऑन दिस डे दी बर्थ प्लेस, जन्मभूमि को, ठीक है, बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड रामा। इसके बाद ये तो सब्जेक्ट हमारा बन गया। इसके बाद हम लोग करेंगे सजाया जाता है, इस यहाँ पर अलौकिक तरीके से, इस सुपर नेचुरली, इसका ट्रांसलेशन, इसका जो सब पर्याय है वह इस तरह से, सुपर नेचुरली डेकोरेटेड। यहाँ पर फ्रेंड एक चीज़ छूटा हम लोगों से, अयोध्या छूट गया, ठीक है। तब ऑन दिस डे द बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड रामा, अयोध्या, एक हाइफन दे करके आप यहाँ पर अयोध्या डाल दीजिए, ठीक है। ऑन दिस डे द बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड रामा अयोध्या इज सुपर नेचुरली डेकोरेटेड, जिसकी सुंदरता देख हर कोई मोहित हो जाता है। द ब्यूटी ऑफ विच, इसके बाद फिर ये कंजंक्शन डालेंगे, हुज ब्यूटी नहीं लगाएंगे, ठीक है। हुज ब्यूटी, हुज का प्रयोग होता है किसी भी व्यक्ति के सेंस में जो सजीव है, लेकिन निर्जीव के लिए हम लोग हुज का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, है ना। जिसकी सुंदरता, तो दी ब्यूटी ऑफ विच, द ब्यूटी ऑफ विच हर कोई मोहित हो जाता है। द ब्यूटी ऑफ विच एनचैंट्स, मोहित कर देना का, एनचैंट का आप यूज कर सकते हैं, चार्म का आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अरेस्ट का आप यूज कर सकते हैं, अरेस्ट किसको, हर एक को, है ना। अरेस्ट एवरीबडी, ठीक है। तो फ्रेंड इस तरह से हम लोगों ने इस दिए गए हिंदी अनुच्छेद का अंग्रेजी में अनुवाद किए। आशा करते हैं आप एक एक चीज़ को समझ गए होंगे, कैसे बनाया जा रहा है, किस तरह से आपको थोड़ा सजाना है, और जो भी आप अनुवाद करें फाइनली, ठीक है, आपको उसको रिवीजन कर लेना है। अगर आपको एक एक चीज़ समझ में आ रहा है, आप ही का ही अनुदित पाठ आपको समझ में अच्छी तरह से आ रहा है, हर चीज़ काफ़ी कोहेरेंट तरीके से, लॉजिकली लिंक्ड तरीके से आपको हर चीज़ दिखाई दे रहा है, तो समझिए कि आपका अनुवाद बहुत ही अच्छे ढंग से हुआ है। अन्यथा आपको उसे सुधार करने की ज़रूरत है। ओके फ्रेंड, अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो सेशन में, जहाँ पर हम लोग कोई इसी परीक्षा की बेहतरीन तैयारी के लिए कुछ नई चीज़ को जानेंगे, समझेंगे। ओके, यदि फ्रेंड आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप्स को ज़रूर इंस्टॉल करें, लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दिए गए हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।